हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक रूथलेस माफिया अंकल की कहानी है जो बहुत ज़्यादा रूथलेस होता है। हमारी एक छोटी सी लिटिल गर्ल रहती है, उसकी ज़बरदस्ती फैमिली अंकल से शादी करवा देते हैं। जिसके बाद हमारा जो अंकल है वो बहुत ज़्यादा रूथलेस होता है और वो सबको एक एक करके टपका देता है। जिसके बारे में एक रूमर है कि वो साइको जैसा बिहेव करने लग जाता है, उससे एक डिजीज़ है करके। अब हमारी जो स्टेप सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा डर के मारे हमारी हीरोइन से अपने हस्बैंड जो है वो एक्सचेंज करा लेती है। अब देखना ये है कि क्या हमारी हीरोइन हमारे अंकल को टेम कर पाएगी या नहीं। इसके लिए पूरी कहानी एंड तक देखना भूलना मत। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी हीरोइन भी कुछ ज़्यादा इनोसेंट तो है नहीं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जो पूरा तबाह हो जाता है, और उस तबाही में हमारी एक छोटी सी लड़की फंसी होती है। उसके साथ उसकी मदर भी वहाँ पे फंसी होती है, पर उसके फादर जो है वो जल्दी से उसे उठाकर वहाँ से लेके चले जाते हैं और उसके मॉम को नहीं बचाते। जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। अगले सीन में हमारी हीरोइन छोटी सी रो रही होती है कि वहाँ पे उसके फादर एक आंटी के साथ आकर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे साइन कर देती हो नीनी, तो ये तुम्हारी मॉम बन जाएगी। बिना अनजाने में ही वो बच्ची साइन कर देती है, तो वो आंटी कहती है कि आज से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई। जहाँ पर अब वो दोनों इस लड़की की भी निशाना लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम फॉरेन भेज देते हैं, पर आंटी कहती है कि नहीं, इस पे पैसा खर्च करने से अच्छा है हम इसे भी टपका देते हैं। पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इसे इतने जल्दी अगर टपकाया तो सबको शक होगा। जहाँ पे वो लोग हंस रहे थे, वहाँ पर हमारी हीरोइन आके कहती है, तुम ही लोगों ने मेरे मदर को रास्ते से हटाया है। वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी पर रहती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर तो बहुत पहले से ही इस आंटी के साथ है। के साथ समय बीत जाता है और अब हमारी हीरोइन जो है वो बड़ी हो गई है। जहाँ निंगनिंग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि तब ये मेड आके कहती है कि मास्टर ने तुम्हें नीचे बुलाया है, अगर तुम जल्दी नहीं चली तो तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। अब ये सब सुनकर हमारी निंगनिंग जो है वो उस पाउडर को उसके मेड के ऊपर फेंक देती है और वो जो है वो लुढ़क जाती है। नी नीचे ही आ रही थी कि तभी वो अपने फादर की बात सुन लेती है और वहाँ पे उसे एक ब्लैक ड्रेस भी दिखाई देता है। उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की शादी जो है वो तैंग फैमिली में तय कर दी है। जहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि नहीं, मैं तो यून से शादी करूँगी, उसके रूथलेस अंकल से बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। जहाँ पर ये बात होते साथ ही उसकी मम्मी उसको समझाती है कि हम हमारी प्रीशियस बेटी को उसके हवाले नहीं करेंगे। वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि सबको पता है वो कितने रिच पावरफुल है, पर साथ ही में बहुत ज़्यादा रूथलेस है। जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि ठीक है, हम उसे अपने इसमें नहीं भेजेंगे। जहाँ पर नीनी को ब्लैक ड्रेस पसंद आता है, तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम रख लो, मुझे वैसे भी वाइट सूट करता है। नीनी भी अपना ड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हमारे हीरो मिस्टर टैंक को देखते हैं। एक लड़का उनसे माफ़ी मांग रहा होता है कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। जहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर मिस्टर टैंक अपना सिगार फेंक देते हैं और जल्दी से एक पॉलीथिन से उसका काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। मेरे गैंग में धोखेबाज लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके बाद वो उसका काम तमाम कर देते हैं और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलते हैं। धोखेबाजों की मेरी गैंग में कोई भी जगह नहीं है। जब उसका सेक्रेटरी आकर कहता है कि आपको तो ब्राइड को पिक करना है, तो अंकल कहता है कि बात बस शादी की हुई थी, अरेंज मैरिज की। अब वो ओल्ड मैन क्या चाहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसने मेरे काम में दखल अंदाजी की तो उसे भी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कारें जो है वो रुआन फैमिली के आगे आ जाती हैं और हर एक बॉडीगार्ड के हाथ में गिफ्ट रहता है जो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। उसी वक्त हमारी दोनों ब्राइड्स जो है वो आती है। अब ब्राइड्स के आते साथ ही निंग जा रही होती है कि उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हें रेड कार में नहीं, तुम्हें वो ब्लैक कार में जाना है। जहाँ पर निंग निंग कहती है पर मुझे तो रेड वाली कार ज़्यादा पसंद आई, क्यों ना मैं रेड वाली कार में ही बैठ जाऊँ। स्टेप मदर मना करते हुए कहती है कि तुम्हारी चॉइस मायने नहीं रखती है। तो वहाँ पर हमारी निंगनिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है, मैं ब्लैक वाली कार में ही बैठूंगी, पर मुझे मेरे मदर की जो ज्वेलरी है जो तुमने रखे हैं, मुझे वो सारी ज्वेलरी चाहिए। उसकी स्टेप मदर मना करती है, तो निंगनिंग कहती है कि ये मेरी मदर का है, क्या तुम चोरी करके अपनी बेटी को देने वाली थी? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे दे दो वरना मैं मिस्टर टैंक से शादी नहीं करूंगी और मैं वो रेड वाली कार में ही बैठ जाऊंगी। जैसे ही वो इनकेस जो ज्वेलर थे वो ला देते हैं, वैसे ही वो शांत हो जाती है कि तब भी वो दूसरी मांग रखती है कि मुझे कंपनी के 20 शेयर्स चाहिए। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूँगी मिस्टर टैंक से, अब आपको जो करना है आप देख लो। अब उसके फादर सोचते हैं कि मिस्टर टैंक से शादी होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा पैसा कमा के लाएगी, हमारी हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा, तो क्यों ना इसकी बात मान लो। जहाँ पे रीनिंग कहती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम ही लोगों ने मेरी मम्मी को ठिकाने लगाया था। जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है, तो वहाँ पे निंग निंग कहती है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करने की भी कोशिश की पर वो कुछ काम नहीं आया, तो अब तुम देख लो क्या करना है। उसके साथ वो गाड़ी में बैठ जाती है।
खुशी-खुशी स्टेप सिस्टर रेड कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमारी निंगनिंग जिस कार में बैठती है उसका ड्राइवर जल्दी से मिस्टर टैंग को बताता है कि जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली थी उसको इसने एक्सचेंज कर दिया है क्योंकि उस लड़की ने मना कर दिया। जहाँ पर मिस्टर टैंग कहता है कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन वहाँ पे बैठी है कौन नहीं, मुझे बस इस शादी से मतलब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेप सिस्टर यान के साथ तो बैठ जाती है। कहती है कि अगर यान निंगनिंग बैठ जाती तो यान कहता है कि मैं उसे निकाल देता। वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो पर ये शादी क्यों हो रही है? तो वहाँ पे वो कहता है कि अंकल और मेरे में किसी को भी बच्चे नहीं हैं। मुझसे शादी करने के बाद मैं इकलौता वारिस बन जाऊँगा। दोनों ब्राइड्स की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म होता है कि उन्हें आग के ऊपर चलना पड़ेगा ताकि सारी जितनी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाए। अब उसके स्टेप सिस्टर अपने फियांसे का हाथ पकड़ के चली जाती है पर नीनी का तो फियांसे आता ही नहीं है जिसकी वजह से उसकी बहन और सभी लोग मजाक बनाने लग जाते हैं। कहते हैं कि कहीं तुम डर तो नहीं गई? तो तब निंगनिंग कहती है कि लगता है सच में नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने का समय आ गया है। वो उस आग में एक पाउडर डाल देती है और उसके बाद उसके ऊपर से चल के आ जाती है। जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर आग देखने के लिए आती है तो निंगनिंग फिर से एक पाउडर डालती है जिसकी वजह से आग जो है वो बढ़ जाती है और वो उसकी स्टेप सिस्टर नीचे गिर जाती है। और वो कहती है कि अगर तुमने आग से खेला तो मेरे अंदर की आग से खेल नहीं पाओगी और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम, वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी निंगनिंग रोक के कहती है कि अगर मेरे अंदर के फायर से तुम्हारा मुकाबला हुआ ना तो तुम हमेशा हार जाओगी। और एक बात, जाने से पहले मैं तुम्हारी आंटी लगती हूँ तो मुझे अब से तुम आंटी बुलाना। जहाँ पर यून कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे अंकल को ना ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है, इसे जल्दी से वो बाहर निकाल देंगे और इसको देखना ऐसे सबक सिखाएंगे ना कि तुम याद रखोगी। अगली तरफ मिस्टर टैंग जो है वो वीडियो देख रहे होते हैं कि ब्लैक ड्रेस ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ ही में जो भी सीन हुआ वो सब देखकर कहते हैं कि ये लड़की में कुछ तो ज़रूर बात है। जहाँ पर दूसरी तरफ आंटी ग्रैंडफादर से कहते हैं कि देखो ना अभी तक मिस्टर टैंग नहीं आया है तो क्यों ना हम उनकी शादी करा दें, और वैसे भी टैंग को तो इस शादी में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है तो मेरे ख्याल से उसे हमें छोड़ देना चाहिए। पर ग्रैंडफादर अब भी यही बोलते हैं कि नहीं, मिस्टर टैंग की शादी तो होके रहेगी। जहाँ पे आंटी कहती है कि मेरा बेटा यन ही आगे का वारिस बनेगा। अब फाइनली उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि क्यों ना हमें पहले शादी करने दी जाए क्योंकि तो आपका फियांसे तो आया नहीं है। निंगनिंग कहती है कि सबसे पहले बड़ों की शादी होगी। वहीं पर उनका सेक्रेटरी आके कहता है कि मुझे नहीं लगता मिस्टर टैंग आएंगे तो आप अकेले ही शादी कर लो। जहाँ पे सब और हंसने लग जाते हैं कि आखिर कोई अकेले शादी कौन कर सकता है। वहीं पर मिस्टर टैंग की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वहीं पर हमारी हीरोइन उसके पास जाकर कहती है कि हस्बैंड तुम आ गए। जहाँ पर हस्बैंड कहता है, ना स्टेप सिस्टर का तो मुंह उतर जाता है मिस्टर टैंग को देख के। तभी हमारी हीरोइन कहती है अपने मन में कि ये है रूथलेस माफिया जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये वही है ना जिसने टैंग फैमिली के सारे ही गुंडों को भगा दिया, यहाँ तक अपने भाई को भी जेल पहुंचा दिया। जिसके बाद वो वहाँ पे जाके कहती है कि हस्बैंड चलो हमारी शादी को वक्त हो रहा है। जहाँ पर अब हमारी जो यान है वो कहते हैं कि देखना अंकल को ना ऐसी बोलने वाली लड़की और चिपकने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर होश तो उनके तब उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि अंकल उसे सॉरी कह रहे रहते हैं और शादी की जितने भी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। जहाँ पे निंगनिंग सोचती है कि इसे तो मैं टेम करके रहूँगी। जहाँ पर अब सभी लोगों का मूड जो है वो ऑफ हो जाता है तो वहीं पर वो जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ के अब रिचुअल्स करती है। अब रात में बेड पर बहुत सारे फूल पड़े होते हैं तो वो सभी को इकट्ठा करती है और फूलों से खेलने लग जाती है बेड पे बैठकर। वहीं पर मिस्टर टैंग आकर कहते हैं कि अच्छा तो तुम ये सब बाहर में जो भी कर रही थी वो सब एक दिखावा था, तुम आखिर इतनी अच्छी हो नहीं है ना। जहाँ पर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब ड्रामा जो तुम कर रही हो ना ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी तो हो गई है पर मुझसे तुम कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। निंगनिंग कहती है कि अगर बाहर वालों को मैं बुली करूँ या हमारा झगड़ा हो जाता है तो क्या तब भी तुम ऐसे ही करोगे? तो वहाँ पे अंकल कहते हैं कि मैंने शादी करी है एक वाइफ से, ट्रबल मेकर से नहीं। जहाँ पे निंगनिंग कहती है कि ठीक है पर तुम मेरा साथ तो दोगे ना, सबको पता चलना चाहिए कि मिस टैंग से पंगा लेना उनके लिए नामुमकिन है। और वो एक रोज़ जो है वो उसे दे देती है। रोज़ के देते साथ ही अंकल कहते हैं कि अच्छा तो तुम ऐसा वाला रोज़ हो जिसमें कांटे हैं। वहाँ से वो जाने लग जाते हैं कि तब भी निंगनिंग कहती है कि इस कांटे को भी मैं निकाल फेंकूंगी अगर तुम मेरा साथ दोगे। जिसके बाद अंकल अपने मन में ही कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है, पहली बार मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है। वो दूसरे रूम में सोने चले जाता है क्योंकि ये रूम में उसे वो साथ में
में नहीं सोना, जहाँ पे इंसोम्निया की वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती है कि तभी निंग निंग अपना पिल्लो लेके आके कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है अभी, और वैसे भी हस्बैंड और वाइफ को साथ में सोना चाहिए, इसलिए मैं इधर आ गई सोने के लिए। अब उसे भी ये बात पता चलता है कि इंसोम्निया की वजह से ही वो इतने चिड़चिड़ करते हैं, तो उसकी वजह से उसके हाथ में एक पाउडर रहता है और वो पाउडर जल्दी से मिस्टर टैंग के ऊपर फेंक देती है ताकि उसको नींद आ जाए, और वैसे ही वो लुढ़क जाता है और नींद में चला जाता है, जहाँ पे अब हमारी निंग निंग भी सो जाती है। अगली सुबह जो है ग्रैंडफ़ादर के पास आंटी और साथ ही में जो हमारा यान है वो बैठा रहता है। यान कहता है कि प्लीज़ मुझे बिज़नेस सँभालने दो, अंकल कितनी मेहनत करते हैं और अंकल को तो अभी नींद भी नहीं आई होगी, देखना आज भी रात भर वो जाग रहे होंगे और इसीलिए उनको नींद नहीं आ रही होगी। अगर ऐसा रहेगा तो वो बेबीज़ कहाँ से ही पैदा कर पाएँगे, इसलिए मुझे बना दो आपका प्रेसिडेंट। उसी वक़्त मिस्टर टैंग और मिस टैंग आके कहती है कि नहीं, इसको अगर हमने कंपनी दे दिया तो ये नुकसान करेगा। पिछली बार भी इसने 5 मिलियन का नुकसान किया था। तो वहाँ पे अब वो यान कहता है कि अंकल मुझे आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कितना ज़्यादा काम करते हो और ऊपर से आपको नींद भी नहीं आती है। आंटी कहती है कि तब ये छोटा था, बच्चा था, पर अब ये बड़ा हो चुका है, अब ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ तो वो नहीं करेगा। जहाँ पे ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि तुम्हारा इंसोम्निया का टाइम, तुम जल्दी से कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। जहाँ पे फैंग कहती है कि हाँ, हम सब आपकी भलाई ही चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ महीने तक रेस्ट करो। जहाँ पे निंग निंग उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने इनको ट्रीटमेंट दे दिया था और कल इसी ट्रीटमेंट की वजह से उन्हें बहुत अच्छी नींद आई थी। जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि तुम कौन सी दवाइयाँ दे रही हो, क्या पता नहीं है कि तुम्हें, कि फ़ॉरेन के बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने भी कहा है कि उनका इंसोम्निया बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्या तुम उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें विडो बनना है? तो वहाँ पे निंग निंग कहती है कि इतना भी ज़्यादा सीरियस कुछ है नहीं इनका इंसोम्निया, मैंने कल रात को ही इन्हें अच्छी नींद से सुलाया था। जहाँ पे अब हमारे हीरो भी कहते हैं कि हाँ, इसने सुलाया तो मुझे अच्छे से था। जहाँ पे सब लोग अभी भी अपोज़ करने लग जाते हैं और फैंग के पति जो है यान, वो तो आवाज़ भी ऊँची करने लग जाता है। इसे देखकर अंकल कहते हैं कि ये क्या, कैसे बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें अपने आंटी से बात करने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। फैंग कहती है इसकी बातों में मत आओ, ये बचपन से ही इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते आती है, पता नहीं कौन सी दवाइयाँ बनाते रहती है। वो कहती है कि इससे सिर्फ आपका ट्रीटमेंट और लेट होगा। जहाँ पे निंग निंग कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे इस बात का डर है कि कहीं ये फैमिली को मैं वारिस ना दे दूँ और तेरी वारिस की पोजीशन चली जाए। जहाँ अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा जवाब देती है। अब ग्रैंडफादर जल्दी से अपना स्टिक घुमाते हैं ताकि सब शांत हो जाए, और वहाँ पर ये आंटी कहती है कि ठीक है, कुछ नहीं तो इसे सुपरवाइज़र की पोजीशन दे दो येन को। जहाँ पर एक प्रोजेक्ट आर्यन परफ्यूम के नाम से एक प्रोजेक्ट आया होता है, अगर वो येन ने पार कर लिया, वो प्रोजेक्ट उसे मिल गया, तो मैं उसे सुपरवाइज़र की पोजीशन दे दूंगा। केन कहता है कि ये मौका मैं बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दूंगा और ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही हासिल होगा। जहाँ पर अब अंकल अपने कॉल पे बात करते हुए जा रहे रहते हैं कि निंग निंग उनका पीछा करती है। वो अचानक से रुक जाते हैं, पीछे मुड़ते तो दोनों टकरा जाते हैं। वो कहती है कि हब्बी आप रुक क्यों गए? इधर वो दवाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि तभी वो कॉल रख कर कहते हैं कि मेरी ब्लड रिपोर्ट आ गई है और उसमें पॉइजन नहीं था, इसका मतलब तुमने मुझे पॉइजन नहीं दिया। जहाँ पे वो उसके चेस्ट को हाथ लगा के कहती है कि हस्बी अभी तो तुम्हें भरोसा हो गया है ना? तो तब वो कहता है कि मुझे भरोसा तब होगा जब तुम वो आर्यन जो परफ्यूम है उसको, वो प्रोजेक्ट को अपने साथ लोगी। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस परफ्यूम को भी अपने डील में ले लूँगी और साथ में तुम्हारा इंसोम्निया भी खत्म कर लूँगी। अब वो एक क्लब में जाती है जहाँ पर सेक्रेटरी ये सब देख लेता है और कहता है कि वो हमारी बॉस की वाइफ है, तो इसलिए उनका ध्यान अच्छे से रखना। दूसरी तरफ मिस्टर टैंग बैठे रहते हैं कि वहाँ पे दो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं उनके सामने। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि सॉरी, मैंने ड्रिंक के बहाने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा रूथलेस और पावरफुल हो। पर उन दोनों को वहाँ से लेके जाया जाता है। तभी उनका सेक्रेटरी आके कहता है कि मैंने मिस टैंग को यहाँ आते हुए देखा। अब मिस्टर टैंग बहुत गुस्से में थे। दूसरी तरफ वो आर्यन परफ्यूम के जो मालिक है, जो डायरेक्टर है, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और वहाँ पर निंग आती है और कहती है कि ये इसमें साइन कर दो। जहाँ पर उसी वक्त येन और उसकी स्टेप सिस्टर भी बैठी रहती है। वो लोग सब ड्रिंक कर रहे होते हैं ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर पाए। जहाँ पर वो डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये ड्रिंक साइन कर लूँ तो तब तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा मेरे साथ। वो एक ड्रिंक का ग्लास उसे ऑफ़र करता है, जहाँ निंग निंग बोल के बिना सोचे ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद वो एक और, वहाँ रुकने थोड़ी वाला था, एक और ड्रिंक तैयार करता है जिसमें गोली डाल देता है। जहाँ पे येन कहता है कि अच्छा हो गया मैंने इससे शादी नहीं किया, क्योंकि इतनी बेवकूफ़ लड़की थी, मेरा तो हमेशा नाक ही नीचा करती। जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर खुश हो रही होती है कि बस एक बार ये ड्रिंक पी ले, उसके बाद देखना मैं तेरी इज्जत कैसे उछालती हूँ। जहाँ पर वो कहती है
कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैं मिस्टर टैंग की वाइफ़ हूँ, तो अगर आप यहाँ पे साइन कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। जहाँ पर मिस्टर टैंग का नाम आते ही डायरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डायरेक्टर डरने के बाद सबको पूछता है कि क्या ये सच बोल रही है, क्या ये सही में मिस टैंग है। जहाँ पे उसकी खुद की स्टेप सिस्टर और यान जो है वो झूठ बोलता है, ये बोल के कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा अंकल तो ये लड़कियों को लाइक भी नहीं करता, ये सिर्फ अंकल का नेम यूज़ कर रही है। सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि हमने तो मिस्टर टैंग को बाजू वाली रूम में ही देखा ड्रिंक करते हुए, बाजू में ही वो अपने ग्रुप के साथ बैठे हैं। अगर उन्हें इतनी सी भी परवाह होती ये डील की या तुम्हारी, तो वो यहाँ ज़रूर आते। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मिस्टर टैंग के लिए इसे ठिकाने लगा दें और हमें बहुत प्राइज़ भी मिलेगा। जहाँ डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद वो उसे मारता भी है 2-3 थप्पड़, पर तभी निंग निंग उसके सर पे बॉटल फोड़ देती है। जब वो उसे लोग मारने लग जाते हैं और उसके सर पे डायरेक्टर जो है वो बॉटल फोड़ने वाला रहता है कि तभी मिस्टर टैंग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथों में ना बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, कौन पिटना चाहेगा मेरे हाथ से। जहाँ पर सारे ही जो उसके बॉडीगार्ड रहते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं डायरेक्टर के आदमी को। तभी निंग निंग कहती है कि हस्बैंड देखो ना, इसने मुझे मारने की कोशिश की और साथ ही में मुझे नशे वाली दवाई भी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे कपड़े उतार के मुझे मार देगा। डायरेक्टर कहता है कि मैं तो आप ही की मदद कर रहा था, आपको लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत है ना, तो मैं बस इसे ठिकाने लगा रहा था। जहाँ अंकल कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे इससे नफरत है। वो बॉटल शीशे की तोड़ कर वहाँ पे टुकड़े वहाँ पे टेबल पे फेंक देता है और टुकड़े फेंकने के बाद उसे खाने के लिए कहता है। डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो जल्दी से उस कांच के टुकड़ों को खाने लग जाता है। जिसके बाद उसी ड्रिंक में जो नशे की दवाई वो निंग निंग को देने वाला था, उसमें पूरी की पूरी बॉटल डाल के उसे पीने के लिए कहता है। जहाँ डायरेक्टर कहता है कि अगर मैंने ये पी लिया तो मैं तो निपट ही जाऊंगा। पर जहाँ पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो उसका सेक्रेटरी जो है, जो अंकल का सेक्रेटरी है, वो ज़बरदस्ती उसको सारी दवाई जो है वो पिलाने में लग जाता है कि तुम्हें ये दवाई जो है वो पीनी ही पड़ेगी। तुम मेरी वाइफ को हाथ लगाने वाले थे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा। जहाँ वो बहुत डरा हुआ रहता है और ज़बरदस्ती उसको ड्रिंक पिलाकर वहाँ से लेके जाया जाता है। जहाँ पे अब उसकी बहन कहती है, सिस्टर स्टेप सिस्टर, कि अच्छा हो गया मैंने इस साइको से शादी नहीं की, वरना मेरी तो ये बैंड ही बजा देता। अब जहाँ हम देखते हैं कि अंकल का पारा चढ़ रहा होता है, तो निंग निंग कहती है कि चलो अभी हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो पारा है ना वो बढ़ता चला जा रहा है और मैं इसे ठीक कर सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो। जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने, जिसके बाद वो उसे गोद में उठा लेता है और बहुत ही प्यारी नज़रों से उसे देख रहा होता है, जैसे कि वो बहुत रोमांटिक हो रहा होता है। निंग निंग के बहन जो है वो कहती है कि ये तो रूथलेस था ना माफिया, ये आखिर इससे इतना रोमांटिक बिहेव क्यों कर रहा है। येन भी कहता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, पर वो किसी की नहीं सुनता और जल्दी से उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे अपने बेडरूम में रख देता है। बेडरूम में रखने के बाद वो निंग निंग उसका जब टेम्परेचर चेक करती है, तो वो टेम्परेचर भी हाई होता है और वो बिना कुछ समझे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे निंग निंग रोक लेती है। हाँ, अंकल कहते हैं कि क्या हो गया, अभी तक तो बहुत बोल रही थी तुम, अभी क्या हो गया, डर गई क्या मुझसे, या अपने एक्शंस पे तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। जहाँ पे निंग निंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमारे हीरो को थोड़ा घबराहट सी होती है और वो जल्दी से वॉशरूम में शर्ट और पूरे कपड़े निकाल देता है। वहीं पर एक इंसेंस जो है हमारी निंग निंग जो है वो जलाकर वॉशरूम में चली जाती है वहाँ रखने के लिए। अब उसे देखकर हमारा जो हीरो है वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वहाँ पे निंग निंग कहती है कि हस्बैंड, क्या तुम्हें डेविल जब भी तुम्हारे अंदर का बाहर आता है, क्या ये सब तुम्हारे साथ हमेशा होता है। जहाँ पे अंकल उसको रोक कर कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो तुम यहाँ पर आ गई। इसके पहले कि वो उसे किस कर पाता, इंसेंस की जो स्मेल है वो उस पर आ जाती है और निंग निंग जल्दी से उसे बाथटब में फेंक देती है। जिसके बाद वो भी जल्दी से अपने हील्स निकाल कर उसके ऊपर बैठ कर कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा डेविल जो है वो बाहर आएगा, इसलिए मैंने लव इंसेंस जो है वो चला दिया। इसके वजह से हम थोड़े से रोमांटिक हो जाएंगे और तुम्हारा डेविल का जो रूप है वो भी चला जाएगा। जहाँ पर उसे पकड़ के अब अंकल कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो उसके कान में निंग निंग कहती है कि तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करके देख लेते। इसके पहले वो कुछ बोलता, निंग निंग उससे किस करने लग जाती है। मिस्टर तंग हैरान हो जाते हैं कि ये पहली लड़की है जिसने मुझे किस किया और जिसने इतनी हिम्मत दिखाई। जिसके बाद हमारी हीरोइन जो है वो कुछ बोले इसके पहले ही वो भी उसे किस करने लग जाते हैं और वो किस जो है वो ऐसी नहीं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है। जिसके बाद वो उसे अपने रूम में लेके जाकर बेड पे सुला देता है और वहाँ पर भी वो किस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे निंग निंग कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें शांत कराने के लिए, थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए मैंने वो किया था, पर हमारे अंकल तो सुनते नहीं हैं।
वो उसको बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद जो निंगनिंग है उसका हाथ उसके चेस्ट पे चला जाता है और वो उसे प्रेस करने लग जाती है, उसे स्क्वीज़ करने लग जाती है। जब उसकी आँखें खुलती है कि वो क्या चीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा उसे एम्बैरेसमेंट भी फ़ील होता है। सब बैठे हुए अंकल देख रहे थे। अंकल कहते हैं कि क्या हो गया, कल रात को तो बहुत ज़्यादा शेरनी बन गई थी, आज क्या हो गया तुम्हें, आज क्यों भीगी बिल्ली बन गई। जहाँ पे निंगनिंग कहती है कि हस्बैंड क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, वो प्रोजेक्ट जो है अब तो वो मेरे हाथ से निकल चुका है, अब आखिर मैं क्या करूँगी। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, तुम उसका टेंशन मत लो, यहाँ नींद में भी मेरे साथ वो बातें कर रही है। जब वो उसे किस कर देती है तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट हमारा होगा। वही निंगनिंग लिविंग रूम से गुजर रही होती है कि यून और यन उसे कुछ कहने वाले रहते हैं कि इसके पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अच्छा हो गया यान मैंने तुमसे शादी की, वरना रूथलेस अंकल को तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। तुम तो मुझसे प्यार तभी करते हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर यन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस एक बार ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाए, उसके बाद हम देखना इन्हें कैसे चौंकाते हैं। अब अगले दिन पार्टी में वो लोग जाकर बातें करने लग जाते हैं कि कैसे ये डील जो है हमें मिलेगा, और अंकल आंटी तो आए नहीं हैं। उसी वक्त अंकल और आंटी दोनों की एंट्री हो जाती है, जहाँ अंकल भी रहते हैं और अपनी वाइफ का साथ देते हैं। जहाँ पे सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और इतने क्लोज क्यों है मिस्टर कांग से। यहाँ पर यान कहता है कि लगता है हम लोगों को आज प्रोजेक्ट मिलने वाला है, इसी खुशी में मेरी अचीवमेंट देखकर आप लोग यहाँ पर आए हो, है ना। जहाँ पर वो खुद ही की बहुत बड़ाई कर रहा होता है तो वहाँ पर ही निंगनिंग कहती है कि खुद की इतनी भी बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा सा समझ लो, इतने ज़्यादा फेंकना भी किसी ने नहीं चाहिए। जहाँ पे डायरेक्टर जो है वो यन का नाम लेता है कोलैबोरेशन के लिए, सब लोग ताली भी बजाते हैं कि तभी यन भी बहुत ज़्यादा आपको खुद को एटीट्यूड में दिखाता है कि तभी डायरेक्टर कहता है कि मुझसे तो तुमने माफ़ी भी नहीं मांगी, तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें कैसे ही दे सकता हूँ। जहाँ पर मिस्टर कांग कहते हैं कि मेरी बीवी को किसी से भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे चिढ़ा रही होती है, तो वहाँ पर ही निंगनिंग कहती है कि तुम पहले ये तो पता कर लो कि आखिर इस प्रोजेक्ट का मालिक है कौन। वहीं पर प्रोजेक्ट का जो ओनर रहता है वो आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि आप तो आने नहीं वाले थे ना प्रोजेक्ट में। जहाँ पर वो अनाउंस करता है कि उसे निंगनिंग के साथ प्रोजेक्ट करना है, और वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि निंगनिंग के साथ करना है। वहीं पर उसकी स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और शॉक भी हो जाती है। जहाँ पर उसको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा उसे पसंद आया, ऐसा वो बताती है, क्योंकि फ्लैशबैक में जो निंगनिंग के परफ्यूम है वो उसने पहले ही पहुँचा दी थी, जिसकी वजह से वो परफ्यूम इतना ज़्यादा पसंद आया उसे कि उसने उसके साथ डील कर ली। जहाँ पर अब यान जो है वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो गलत बात है, तो वहाँ पर डायरेक्टर ने तो बोला था कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा। जहाँ पर ओनर कहता है कि मुझे पता है कि डायरेक्टर ने तुमसे पैसे लिए हैं, इसकी वजह से मैं उन्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि मुझे इसने पैसे लेने पे मजबूर किया था। तो यान कहता है कि तुम कैसे भी कुछ भी मत बोलो, तो पैसे तो तुमने लिए थे ना। वहाँ पर ही पुलिस आकर उसे गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। बटलर उसको घुटने पे भी निंगनिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि मलहम पट्टी कर रही होती है और हमारी कभी भी कहती है, इसलिए तुम्हारा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और किसी को नहीं बल्कि मैं निंगनिंग के साथ करना चाहता हूँ। जहाँ पर फैंग जो है वो हमारी हीरोइन के तरफ हाथ बढ़ाती है, तो वहाँ पर अंकल उसका हाथ मोड़ कर कहते हैं कि लगता है तुम्हें तुम्हारी उंगलियाँ पसंद नहीं है, लगता है एक एक करके सारी उंगलियाँ गायब करनी पड़ेगी। पर वहाँ पर निंगनिंग कहती है कि तुम हस्बैंड बाकी किसी पे भी ध्यान मत दो, हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है, और प्रोजेक्ट लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर अब हमारा जो फ़ैन है वो रिग्रेट करने लग जाता है मैरिज को, उसे ऐसा लगता है कि उसे निंगनिंग से शादी करना चाहिए था, और वहाँ पर फैंग भी यही सोचती है कि उसे अंकल से शादी करना चाहिए था, ये तो लूज़र है, ये तो मुझे बचा भी नहीं पाया। तब भी वो ऐसा मुखौटा पहन के कहती है कि टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और वो रास्ता होता है ग्रैंडफादर के पास। ग्रैंडफादर के पास जाकर ये लोग चुगली लगाने लग जाते हैं कि देखो ना, निंगनिंग तो कंपनी में गई भी नहीं है, वो तो हमेशा घर में ही बैठती है, तो आखिर उसे ये सब कैसे पता होगा। वहीं पर आंटी भी उसका साथ देती है कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, निंगनिंग से कोई गलती हो जाएगी तो सारा जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा।
आपको निंगनिंग की जगह हमें ये प्रोजेक्ट दे देना चाहिए, हम लोग इस पे काम करेंगे। ग्रैंडफादर ने उन दोनों को भी बुलाया रहता है, तो वहाँ पे निंगनिंग आके कहती है कि क्या बकवास बातें हो रही है। तो तब उसे बताया जाता है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये प्रोजेक्ट करो, क्योंकि तुम गड़बड़ कर दोगी तो पूरा पेमेंट जो है वो हमें चुकाना पड़ेगा, ऐसा फैंग कहती है। आंटी भी वही कहती है। अब ये सब देखने के बाद जो अंकल है वो कहते हैं कि अगर ये मेरी वाइफ जो प्रोजेक्ट है वो हार भी गई, तब भी उसका जितना भी कंपनसेशन होगा वो सारा मैं दूंगा। आंटी तब भी कहती है कि निंगनिंग को तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फैंग उसकी मदद करना चाहती है पर ये तो शुक्रगुजार होने के बदले कुछ और ही कर रही है। जहाँ पे फैंग कहती है कि ये जो तुमने प्रोजेक्ट मिला है ना, ये अंकल की वजह से मिला होगा, क्योंकि तुम तो इतनी काबिल ही नहीं हो। चलो हम एक मुकाबला कर लेते हैं कि अगर तुमने अच्छा मुझसे परफ्यूम बना लिया तो जो भी लूज़र होगा उसे घुटने के बल बैठकर सॉरी और लूज़र बोलना पड़ेगा, और जो जीत जाएगा उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब निंगनिंग भी मान जाती है और दोनों के आंखों पे पट्टी होती है, जहाँ फैंग कहती है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ, अभी भी तुम बैकआउट कर सकती हो, वरना बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहो। पर वहाँ पर निंगनिंग कहती है कि बातें नहीं, हाथ ज़्यादा चलाओ। जिसके बाद वो दोनों ही परफ्यूम बनाते हैं। उल्टा निंगनिंग बहुत जल्दी परफ्यूम बना लेती है, जिसके बाद उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि फैंग कहती है कि ज़रूर अंकल ने तुम्हारी मदद की होगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि जैसा प्रॉमिस हुआ था वैसा अब तुम्हें करना पड़ेगा। जहाँ पे निंगनिंग को कहती है फैंग कि ज़रूर तुम्हारी मदद अंकल ने करी होगी, इसलिए तुम जीत गई, या तो तुमने चीटिंग की होगी। जिसके बाद वो कुछ सामान उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करती है कि अंकल समय पे आकर ही वो जो सामान फेंका होता है उसे पचा लेते हैं, और अंकल के हाथ में चोट भी आई रहती है, जिसे देखकर जो चैन रहता है वो बहुत गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। जहाँ पर वो कहती है कि अंकल और ग्रैंडफादर सॉरी। जहाँ पर अब फैन कहती है तुम कुछ भूल रही हो, तो फिर वो खुद को लूज़र बोलती है। जहाँ पे अंकल पनिशमेंट देते हैं कि जब तक तुम सबकी इज्जत करना नहीं सीखती तब तक तुम घुटनों के बल ही पूरी रात भर बैठी रहोगी। फैन जल्दी से फैंग को लेके जाकर अपने रूम में कहता है कि मैंने तो सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। तुमने तो कहा था कि निंग को कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ है, वो स्मार्ट नहीं है, कहते हैं कि तुम स्मार्ट और लूजर करते रहती हो ना। तुम बिल्कुल थिंग आती है उसके पास और उसे जल्दी से एक लाइट पहले प्यार करता था, पर अगर वो शीशे मेरे चेहरे पे लग जाती तो मैं ब्यूटीफुल नहीं होती, और है ना, तब तो तुम्हारी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल नहीं कहती कि अगर ऐसी बात थी। हमारे अंकल कहते हैं कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार करते थे ना, पर आखिर वो तुम्हारी फैमिली में क्या कर रही थी, तुम उनके कर सकते। तो वहाँ पे निंग कहती है कि मैं तो अकेली रहती थी, शादी वहाँ पे कोई नहीं था, पर अब तो मेरा हस्बैंड है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जहाँ पे अंकल कहते हैं कि तुम ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम एक्टिंग कर रही हो या तुम सच्ची में ऐसी हो। अगले दिन हम देखते हैं यून फ्लावर्स लाया रहता है निंग के लिए और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जहाँ पे निंग कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं तुम्हारी फ्लावर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जहाँ पर तुम भूल गए हो कि अंकल मेरे हस्बैंड है। जहाँ पे यून कहता है कि तुम भूल गई हो क्या कि मेरी पहले तुमसे शादी तय हुई थी, बाद में फैंग से, और तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि फैंग को तुम जेलस बता सको। पर क्या फ़ायदा है, अभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक लौता वारिस हूँ और मैं अभी कुछ ही दिनों में वारिस बन जाऊँगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत भी होगा, वो मैं सब तुम्हें दे दूंगा। पर निंग कहती है कि मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंकल के साथ पहले ही सेटल्ड हूँ और मुझे रिस्पेक्ट जितनी भी मिलनी थी मुझे वो सब मिल रही है क्योंकि मैं हेड की वाइफ हूँ करके। जहाँ पे यून कहता है कि मुझे पता है तुम बस फैंग को जेलस करने के लिए ये सब कर रही हो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। वहीं पर अंकल आ जाते हैं और अंकल को देखकर उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। वो फूलों को भी फेंक देता है और फूलों को फेंकने के बाद वहाँ पे अंकल जल्दी से उसे क्लोज लेकर कहते हैं निंग को कि तुम अपने आंटी पे डोरे डालना बंद करो और चुपचाप से यहाँ निकल जाओ। जहाँ से वो तो निकल जाता है और वहाँ पर अब हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव निकलोगे मेरे लिए। जहाँ पे वो अंकल कहते हैं कि क्या तुम मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, तो वो कहती है कि मैं सिंसियर हूँ। तो जहाँ पे अंकल उसे किस करने लग जाते हैं, जहाँ पर मैं सिंसियर हूँ करने के बाद वो भी उसे किस करने लग जाती है। और किस करते साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंटी ग्रैंडफादर को बताती है कि फैंग जो है वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मुझे कंपनी में एक पोजीशन दे ही दो ताकि मैं इनका ध्यान रख सकूँ। ग्रैंडफादर इस बात से मान जाते हैं। जहाँ पे अब फैंग अपने मन में कहती है इस बेबी के चलते मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगी और मैं सारे काम करवाऊँगी। जहाँ पे वो अब निंग के पास आके कहती है कि तुम्हें पता है मैं और तुम अलग हो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जहाँ पर निंग कहती है कि अगर तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो जाके सो जाओ ना, दूसरों का दिमाग क्यों ख़राब करना है तुमने। वहाँ पे वो कहती है कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो ना। तो वहाँ पे वो कहती है कि मैं कोई मेड हूँ क्या जो तुम मेरे लिए लाऊंगी। जहाँ पर निंग कहती है
कि तुम्हें अगर इतनी नींद आ रही है तो तुम तुम्हारे रूम में जाओ, और मेड और हेल्पर के यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं है, बटलर्स को बोल के तुम तुम्हारा काम करा सकती हो, मेरी क्या ज़रूरत। पर तब भी वो कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ ना, और मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हूँ, और तुम्हारी शादी को भी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल तुम्हें हाथ भी नहीं लगाते, शायद इसीलिए। और वैसे भी तुम्हें मुझे एक गिलास पानी तो ला के देना चाहिए। जहाँ पर अब फाइनली निंग जो है वो एक गिलास पानी ला के देती है उसे, वो उसके ऊपर फेंकने वाली होती है कि अंकल वक्त पे आकर उसे बचा लेते हैं, और वही जग लेकर वही पानी जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरी बीवी के ऊपर कुछ भी करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। जहाँ पे वो कहती है कि गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। घर में बटलर्स कम है, कुछ नहीं, तुम्हारे पति को मैं कंपनी से बुला के तुम्हारे पास रखवा देता हूँ। माफ़ी मांगने लग जाती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, पर मिस्टर टैंग उसकी बात ना सुन के अपने वाइफ निंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर अब हमारी फैंग कहती है कि ये क्या, हमेशा अंकल उसी का साइड क्यों दे रहे हैं, मेरा साइड क्यों नहीं ले रहे, ये सब तो मेरे साथ होना चाहिए था, मुझे बचाने वाला चाहिए था, पर नहीं, ये तो उल्टा ही हो गया। जहाँ दूसरी तरफ कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि फ़ैन और येन के बच्चे होने वाले हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम भी बेबीज़ के लिए ट्राई करें। जहाँ पर अंकल कुछ नहीं बोलते तो निंग कहती है कि अच्छा, पिछले बार तुमने कुछ ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया था, शायद इसके वजह से तुम में स्टेमिना नहीं रहा, तो ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी दवाई बना के लाऊंगी जिससे तुम में स्टेमिना आ जाए। वो दवाई के लिए जा ही रही रहती है कि तभी अंकल उसे गोद में लेकर वहाँ पर बेड पर बिठाकर कहते हैं कि तुम्हें मुझ पे डाउट है, तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ, तो तुम्हें तो आज डेमो दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कितना वीक हूँ। वो शर्ट उतार के फाड़ देता है और फिर उससे वो किस करने लग जाता है। किस वो इतने इंटेंसली करता है कि निंग निंग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। ऐसे ही वो एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं और अगले सुबह उसे कॉल आता है और वो कॉल करके बोलती है कि तुम तो मुझे मॉर्निंग किस के लिए भी नहीं आए, रात में तुमने मुझे कितना परेशान किया था, पर यहाँ पे तो तुम हो ही नहीं। वो कहता है कि मैं बिज़नेस के काम से थोड़ा बाहर गया हूँ। वही बटलर सूप बना के लाता है जिसमें बहुत कुछ विटामिन का सूप रहता है, ताकि निंग निंग को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। वो सूप बहुत गुस्से से पीकर कहती है कि रात को तो मुझे इतना परेशान किया कि मेरी तो कमर ही टूट गई, पर अब क्या कर सकती हूँ, अब तो वो है नहीं। अब बटलर बताता है कि 10 साल हो गए हैं उन्होंने उनके मदर की डेथ अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रूथलेस है, और वो इसीलिए खुद का इलाज नहीं करना चाहते क्योंकि वही लास्ट मेमोरी है उनकी माँ की, और वो जो है खुद को दोष देते हैं, खुद को पनिश करने का ये उनका तरीका है कि वो खुद को हमेशा हर्ट कर सके। उसी वक्त उसे एक कॉल आ जाती है उसके घर से। उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे मम्मी की प्रॉपर्टीज़ और सब सामान चाहिए तो जल्दी से घर आ जाना। वो अपने बटलर को बता कर जाती है। बटलर जल्दी से मिस्टर कांग को कॉल करके ये सारी सिचुएशन बताता है। जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस में थे, पर तब भी वहाँ से मीटिंग से निकल जाते हैं। जहाँ पर अब घर के बारे में हम देखते हैं कि उसके फादर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके आगे रख के उसे साइन करने के लिए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मदर के जो शेयर्स है वो सब चाहिए है, तो तुम्हें ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर देती है, तो तब वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आके उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठा देते हैं। तब निंग कहती है कि मेरी माँ को मार के, मेरी माँ के सारा सामान हड़प के तुम्हें बिल्कुल चैन नहीं मिला जो अब ये सब कर रहे हो। वहाँ पे फैंग कहती है कि हमने तो सिर्फ यही सब मांगा है ना, वैसे भी तुम्हारा पति आके तुम्हें बचाने तो वाला है नहीं। जहाँ पे निंग उसे धमकी देती है कि मेरे पति को अगर पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और मैं ये बिल्कुल भी साइन नहीं करूँगी। पर वो कैसे ना कैसे करके मान जाती है कि उसके मदर का सारा सामान मिलेगा, वरना वो उसके फ़ोटो को भी जला देंगे। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, लाओ मैं साइन कर देती हूँ। वो जैसे ही पेपर को लाती है वैसे ही वो पेपर को फाड़ देती है, और वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती साइन करने के लिए दूसरे पेपर पे लगाया जाता है कि तभी मिस्टर तांग आके सब लोगों की धुलाई कर लेते हैं। जहाँ पे जल्दी से वो निंग निंग को पूछते हैं कि किसने तुम्हें मारा, मुझे बताओ। वो अपने फादर की तरफ इशारा करके कहती है कि इसे प्लीज़ बहुत मारो, इसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती मुझे एक पेपर पे साइन करने का है। वो हथौड़े हथौड़े से उसके फादर के हाथ पे मारते हैं, और साथ ही में सारे बॉडीगार्ड्स भी उसका साथ देने के लिए लग जाते हैं, और उनके घर का सारा सामान जो है वो तहस नहस हो जाता है। जहाँ फैंग अपने ज्वेलरी को देखकर रोने लग जाती है कि तभी उसकी जो स्टेप मदर है वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे मदर का जो भी सामान है वो सारा का सारा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। जहाँ पर अब मिस्टर टैंग कहते हैं कि तुम्हें फैंग के साथ क्या करना है, क्योंकि फैंग हमेशा की तरह वही लाइन लेके बैठ जाती है कि मैं तो
प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वरना ग्रैंडफ़ादर तुम्हें बहुत डाँटेंगे। जिसके बाद अब मिस्टर कांग कहते हैं कि तुम्हें तो देख लिया जाएगा, तुम एक बार घर चलो। उनके जाने के बाद उसके फ़ादर भी फेंग को मारते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हमें ये सारे के सारे जो नुकसान है वो हुए। अभी उसको 10 मिलियन कहाँ से ला के देगी जो उसने माँग किया। दूसरी तरफ अब वो निंग जो है वो पट्टी लगा रही होती है, मिस्टर कांग लगा के देते हैं। निंग ये सब कर रही होती है सिर्फ उसका रिवेंज के लिए, वो मिस्टर कांग को यूज़ कर रही होती है। पर मिस्टर कांग के मन में तो अभी उसके लिए फीलिंग्स भी डेवलप होना चालू हो जाती है। वो कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, और तुम बताओ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो सारी बातें मुझसे बता सकती हो, मुझे शेयर कर सकती हो। जहाँ निंग अपने मन में सोचती है कि मैंने तो सिर्फ रिवेंज के लिए ये सब किया था, पर अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। जहाँ फैंग ने एक और बात कही रहती है कि मुझे क्या पता था कि यन जो है वो प्लेबॉय निकलेगा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अंकल से ही शादी करती। वहीं पर फिर से बैठक बैठ जाती है जहाँ पर अब सब होते हैं, और वहाँ पर यन को कहा जाता है कि यन बिल्कुल भी बिजनेस में ढंग से नहीं कर रहा होता है। यान कहता है कि ग्रैंडफ़ादर से मुझे डाँट आप ही पड़वा रहे हो ना अंकल। तो वहाँ पे निंग कहती है कि मेरे पति के पास इतना खाली समय बिल्कुल भी नहीं है कि वो तेरे बारे में सोचे, तुझ जैसे नमूने के बारे में। वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर जो यान है वो तोड़-फोड़ करता है, और तभी जो हैंग उसे कहती है कि मिस्टर चीफ को तो लड़कियाँ बहुत पसंद है, क्यों ना ऐसा करें हम निंग को उसे दे दें। वही मिस्टर टांग जब रूम में आते हैं उसे अलग से स्मेल आ रही होती है कि तभी हमारी जो हीरोइन है निंग, उसे भी अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं, और वो कहती है कि शायद मैंने कुछ तो गलत कर दिया। जिसके बाद मिस्टर टैंग उस पर पानी डालते हैं ताकि वो स्मेल गायब हो जाए, पर तब तक देर हो जाती है। हमारी जो निंग है उसकी थ्रोट को हाथ लगा कर कहती है कि ये तो तुम्हारा एप्पल डम जो है वो बार बार ऊपर और नीचे होते जा रहा है, और हस्बैंड मुझे एक किस चाहिए, प्लीज़ दो ना। जहाँ पर उसे बैक हग करके वो कहता है कि क्या हो गया निंग, तुम ठीक तो हो। जहाँ पे वो उसे किस करने चले जाता है, पर वो पीछे हट जाती है। टिंग ये बोल के भाग जाती है कि उसे कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ दूसरी तरफ मिस्टर टैंग खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। फैंग देख लेती है टिंग को बाहर जाते वक्त, और मौके का फ़ायदा उठाकर वो जल्दी से उसे किडनैप करा लेती है, और जल्दी से कॉल पे बोलती है कि तुम्हारा जो काम था वो हो गया। अब वहाँ पे योन आता है, और योन आते साथ ही उसे देख कर कहता है कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, फाइनली तुम मेरे पास आ गई। ये बोलते साथ ही फैंग जो है वो पहले तो बहुत खुश थी, बाद में उसे पता चलता है कि असली सच्चाई तो कुछ और ही है। जहाँ फैंग बोलता है कि अभी मैं इसको हीरो बनूंगा, इसको लोगों से बचाऊंगा, और फिर उसके बाद ये मेरे प्यार में पड़ जाएंगे और हम शादी कर लेंगे। जहाँ फैंग जो है मना करती है तो उसे बॉडीगार्ड से बोलकर निकाल दिया जाता है। वहीं पर फिर से वो मैनेजर आता है। मैनेजर को ही वो लड़की दिखती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है टिंग को देखकर, और जल्दी से मिस्टर को कॉल लगा के कहता है कि वे यहाँ पर है। जैसे ही मिस्टर टैंग यहाँ पर आते हैं, वो डॉक्टर बोलता है कि इसे कोई मेडिसिन दी है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। जहाँ पर वो अब उस मैनेजर से आंसर मांगता है कि आखिर इसकी हालत कैसी हुई। जहाँ पर वो कहता है कि आई प्रॉमिस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वो लड़की है, और मैंने इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। जब तक ये बात कर रहे थे तब तक कि वहाँ पे यून आता है उसे बचाने, पर अंकल को देखकर वो डर जाता है। जिसके बाद अंकल उसे पूछने लग जाते हैं, तो वो बोलता है कि लगता है मैं गलत रूम में आ गया। जहाँ पे उसका सेक्रेटरी यून को पकड़ के बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हें पता कैसे चला। जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे इसके लिए दिया है। जहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे हमारे आंटी को बचाने के लिए आया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। टैंग उससे पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ पे कैसे आया। तो वो कहता है कि मैंने बस किसी से बात सुन ली थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। अंकल हाथ झटकते हुए कहता है क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। वो जल्दी से इसके सारे शेयर्स जितने भी इसके पास है सब ले लेते हैं, और ग्रैंडफादर को भी ये सारी बातें बता देते हैं। दूसरी तरफ जब हमारी हीरोइन को होश आता है, वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लाया। मिस्टर टैंग कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। फिर उसको अचानक से याद आता है कि हाँ, मैं किडनैप हो गई थी ना। तो वहाँ पे मिस्टर टैंग कहते हैं कि तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोद में उठाते हुए कहते हैं कि अब से तुम्हारे पास मैं हूँ। ये बोलते साथ वहाँ से निकल जाते हैं। यून वही खड़ा होकर कहता है कि अंकल, अब मुझे आपकी वीकनेस जो है वो पता चल गई। अगर निंग ने आपका ऐसा डेविल वाला रूप देख लिया तो क्या वो तब भी आपके साथ रहेगी। दूसरी तरफ एक बटलर उसे विटामिन वाला सूप ला के देता है, तो वो उसे बताती है कि मुझे कोल्ड है। जहाँ पर वो जो बॉटल है एसेंस की वो यून के हाथों में दे देती है, और यून और जो उसकी वाइफ है वो प्लान बनाते हैं हम इस एसेंस को रिप्लेस कर देंगे, जिसके वजह से अंकल का जो डेविल वाला साइड है वो बाहर आएगा। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो अटैक वो निंग पर ही होगा, तो तब पता चलेगा निंग उसके साथ रहती है या नहीं। आधी रात को अचानक से नाइटमेयर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है, और वो अपने वाइफ के पास जाके बोलता है कि तुम कभी मुझे छोड़ोगी तो नहीं।
अब वो उसे हग कर लेती है। वही उसका सेक्रेटरी आके उसे बताता है कि कैसे निंग की फैमिली बहुत ज़्यादा घापले कर रही है, और ये भी बताता है कि कैसे भी करके वो लोग ना 10 मिलियन देने के लिए उनके शेयर्स जो है वो बेच रहे हैं, और अभी तक हमने 25% शेयर उनके खरीद लिए हैं। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है, ऐसी बात है तो ये सारे शेयर्स जो है वो हमारी हीरोइन के नाम कर दो, और उसे जो भी चाहिए वो भी दे देना, और साथ में कुछ एसेंस और कुछ डॉल्स ला लेना उसके लिए। जहाँ उसका सर दर्द चालू हो जाता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि आपको आराम करना चाहिए, पर वो कहते हैं कि नहीं, बस कुछ दिनों से नाइटमेयर्स आ रहे हैं। इवनिंग जैसे ही रूम में आती है, वहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर्स देखकर वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैंने मदर ने मुझे एक टेडी बियर दिया था, इसके वजह से मिस्टर ने सारे ही रूम टेडी बियर से भर दिया है। जहाँ पर उसे आवाज़ आती है कि जो डेविल साइड है वो बाहर आ चुका है। जैसे ही वो जाते हैं उसे सब दिखता है, जहाँ पे ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि ये सब क्या है, ऐसे क्रूशियल टाइम पे उसका डेविल बाहर कैसे आ सकता है। जहाँ पे यून कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो डेमन है, और उनकी जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं, हमें उसके इंजेक्शन दे देना चाहिए। जहाँ पर हमारी हीरोइन आके कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसका ध्यान रखूँगा। जहाँ पे वो मना करता है यून कि मत जाओ, वो शिकार कर लेगा तुम्हारा, पर वो सुनते नहीं हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि अभी मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचती हो। दूसरी तरफ हमारे अंकल जो है उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो खुद ही को नोचने लग जाते हैं। निंग को देखते साथ ही उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे निंग अपना परफ्यूम सुंघा देती है, और उसके बाद वो होश में आते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं खुद पे काबू नहीं रख पा रहा। पर वो एक लिपस्टिक लगा के आई रहती है जिसमें दवाई होती है, वो उसे किस करती है और वो देखते ही साथ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो अकेली सोई होती है, वो अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ यून कहते हैं कि तुम आखिर अपने पागल पति को क्यों ढूंढ रही हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि फिर से उसका डेविल साइड बाहर आ जाएगा। अपने गले के निशान देख लो, तब भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। मैं तो बोलता हूँ कि उसे डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी करूँगा और हम साथ साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताएंगे। जहाँ पर हमारे निंग जो है वो मना कर देती है ये बोलकर कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो मेरा पति है और मैं उसे कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी। जिसके बाद वो कहता है, देखते हैं कि अगर रोज़ ऐसा ही हुआ तो क्या तुम उसका साथ दोगी या नहीं। दूसरी तरफ निंग जैसे वो एसेंस जला रही थी, उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो वो एसेंस है ही नहीं जो उसने बुलाया था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि किसने तो अदला बदली कर दी है। जिसके बाद वो मिस्टर टैंग को फ़ोन लगाती है, पर मिस्टर टैंग को कितने भी फ़ोन लगाती है तब भी वो कोई भी फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं। जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आखिर मिस्टर टैंग गए कहाँ है। वो उनके सेक्रेटरी को कॉल लगाता है तो पता चलता है कि वो एक इंटरनेशनल मीटिंग में है। उसका सेक्रेटरी मिस्टर टैंग को आके बताता है कि आपको मिस टैंग जो है वो ढूंढ रही है, आप कब तक उसे अवॉइड करोगे, आपको उससे मिल लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र कर रही थी। जहाँ पे मिस्टर टैंग कहते हैं कि मैं किस मुँह से उससे मिलूँगा, वहाँ पर मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। वहीं पर अचानक से निंग आकर कहती है कि तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो ना, और साथ में वो एसेंस भी लगा देती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जिसके बाद वो उसको गोद में बुला लेता है और उसका नेक चेक करने लग जाता है और कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। जहाँ पर वो कहती है कि ये सब तो ठीक है हस्बैंड, पर वो जो एसेंस है ना वो किसी ने तो बदल दिया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन है। जहाँ पर वो उसे जल्दी से किस करके कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। जहाँ निंग कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो तुम्हें मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो हेड हो ना। जिसके बाद वो एसेंस की बात बताती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ घर चलो। वहाँ पर ही वो उसे उठा के लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है कि उसको उसकी बीवी में और दूसरी लड़कियों में फ़र्क ही नहीं समझता। वो कहता है कि तुम फिर आ गई मुझसे मिलने के लिए, अभी तो मिल के गई थी। जहाँ पर अब फैंग कहती है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं फैंग हूँ तुम्हारी बीवी, तुम्हें इतना भी नहीं समझ रहा है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। जहाँ पर यून कहता है कि मेरा बच्चा है तुम्हारे कोख में, इसीलिए तुम अभी तक क्या हो, वरना मैं तुम्हें कब का डिवोर्स दे दिया होता। तुम मेरी फ़िक्र तो करना बंद कर दो, क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ। जहाँ पर यून कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, फ़िक्र नहीं, तुम्हें शेयर्स नहीं मिलेंगे इसीलिए ऐसा कर रही हो, है ना, चलो अब मुझे सर्व करो। जिसके बाद वो उसे दारू पिलाता है और उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद उसके पहले ही वो कुछ कर पाए, वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ से ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। रेड लिक्विड देकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और उससे पता चलता है कि बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। जिसकी वजह से यून जो है वो बहुत ज़्यादा उसी को कोसने लग जाता है कि ये सब जो भी हुआ ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, तेरे वजह से ये सब सहन करना पड़ रहा है। जहाँ पे उसके फादर आके भी उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि सारी गलती तेरी है, अगर मुझे पहले पता होता ना कि निंग निंग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देगी तो हम उसे पहले ही मार दिए रहते। जहाँ पर यून जो है ये सब रिकॉर्ड करता है कि वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके मिस्टर टैंग से तुझे उन्हें सीड्यूस करके एक बेबी ले लेना पड़ेगा, उससे तेरी मदद हो जाएगी। जहाँ यून कहता है
कि ये जो भी करेंगे इसमें मेरा ही फ़ायदा है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे निंग को कॉल आता है और वो कहता है कि बर्थडे पार्टी में उसे बुलाया गया है उसके फादर के, पर वो नहीं बोल के काट देती है फ़ोन। जहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम अपने फादर से इसीलिए नाराज़ हो ना कि वो तुम्हारे स्टेप मदर और बहन को ट्रीट करते हैं। तभी निंग के फ़ोन में मैसेज आता है यून का कि अपनी मदर की डेथ की सच्चाई जाननी है तो पार्टी में आ जाना। इसकी वजह से वो पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पे यून को कहती है फैंग कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, तो वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे सिर्फ निंग से मतलब है और मैं सिर्फ निंग के लिए आया हूँ। जहाँ पर उसे मैसेज करता है वो रूम में आने के लिए, तो वो बिना बताए वॉशरूम जा रही हूँ ऐसा बहाना करके चली जाती है। जहाँ पर मिस्टर टैंग को शक होता है तो वो भी उसका पीछा करके जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सेम लड़की दिखती है, सेम ड्रेस पहनी हुई। जहाँ पर यान उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है तो वो उसे बहुत पिटाई करती है उसकी। और जैसे ही वो रूम में जाता है मिस्टर टैंग, वहाँ पे सेम लड़की खड़ी होती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फैंग होती है, जो फैंग बिल्कुल भी उसने निंग जैसा ड्रेसअप किया होता है ताकि वो मिस्टर टैंग को फंसा सके। जहाँ पे मिस्टर टैंग उसका गला घोटने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं हो, उसके जैसा दिखना बंद करो वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। पर वो कहती है कि इसके असर जो है ना गोलियों का बहुत देर तक चलेगा, तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। इसके पहले कि वो कुछ कर पाती वहाँ पे निंग आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आदमी पे उंगली उठाने की। जहाँ पर जल्दी से टैंक कहता है कि वाइफ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर लेके जाओ। फिर से इनका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ यून चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो तभी मैं तुम्हारे मदर की सच्चाई बताऊंगा। तो वहाँ पर सेक्रेटरी वहाँ पे एक रिकॉर्डर लगा के चला जाता है और तब वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर के डेथ की सच्चाई जाननी है तो मुझे टैंग फैमिली की पावर तुम्हें देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। जहाँ पर निंग कहती है कि तुम कितने ज़्यादा भूखे हो ताकत के लिए। यून को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे बस इज्जत चाहिए और उससे बस पावर चाहिए। वो कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो ठीक है चल जाएगा। जहाँ पे वो ये भी कहता है कि अगर अंकल को पता चल गया कि तुमने उनसे शादी की थी सिर्फ रिवेंज के लिए, तब क्या होगा तुम ये बात सोचो। जहाँ पर निंग कहती है कि तब क्या होगा घर वालों को अगर तुमने मुझे छुआ था ये बात पता चली तो। ये सब सुन के जो अंकल है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से निकल जाते हैं और निकलने के बाद जहाँ पर हमारी हीरोइन पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ है तो कुछ भी नहीं बताती। वो जब लिविंग रूम में आती है तब यान वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। यान पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या बताया अंकल को जिससे मेरे इतनी ज़्यादा पिटाई हो गई। जहाँ पर उसे शक होता है कि कहीं से बुरी बात सुन तो नहीं ली। वो चुपके से मिस्टर टैंग की तरफ चली जाती है। सेक्रेटरी ये देख कर वहाँ से निकल जाता है। उनको पता चल जाता है कि मिस्टर टैंग ने सारी बातें सुन ली है, तो वो प्रॉमिस करती है कि मैं सारा जो भी बोलूँगी तुम्हें सब सच बताऊँगी। जिसके बाद वो बताती है कि कैसे उसके नज़रों के सामने उसकी मदर को छीन लिया गया था रूहान फैमिली ने, और तब तक मैं उस दुश्मनों के साथ ही रह रही थी। बचपन से ही मैं एक छोटी लड़की थी तो मैं उनका रिवेंज नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बरसों तक ये आग जो है वो छुपा के रखी है रिवेंज का, और मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। जहाँ पर मिस्टर रांग कहते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था, क्योंकि मैं मतलब तुम इतने दिन से जो भी कर रही थी वो सिर्फ एक नाटक था, पर मैं तब भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुमने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया रहता। जहाँ पर ये बोलती है हीरोइन कि मुझे भी तुमसे अटैचमेंट हो गया है, पहले तो मैंने सिर्फ तुम्हें रिवेंज के लिए शादी की थी, पर धीरे धीरे कब प्यार हो गया मुझे तुमसे ये पता ही नहीं चला। इसलिए मैं भी अभी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगी। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना झूठ बोलने वालों के साथ क्या होता है, तो वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है वो ज़िंदा नहीं रहते, तो मैं तुम्हारी मेडिसिन जो है वो पूरा ठीक कर दूंगी मेरे रिवेंज होते साथ ही, और फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो कर सकते हो। जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बोल के वो किस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैड एक मीटिंग में होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में अचानक से मिस्टर टैंग और नीनी आ जाती है और सबके सामने वो कहती है कि 45% शेयर की मालकिन अब मैं हूँ, इसका मतलब ये कंपनी मेरी हुई। जिसके बाद वो उसके फादर को जॉब से निकाल देती है और साथ ही में उसके काले चिट्टे भी सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक इंसान बोलता है कि इसने अपनी बीवी को ख़त्म कर दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेके जाती है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उसकी स्टेप मदर को भी अरेस्ट करती है। वहीं पर फैंग भी आती है। फैंग तो पहले घुटनों के बल गिर के माफ़ी मांगती है और उससे भीख मांगती है कि उसे मत जाने दो, पर उसका भी कुछ असर नहीं होता। फैंग को भी कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसे भी पुलिस स्टेशन की सज़ा मिलती है, और ऐसे करके हमारे हीरो हीरोइन दोनों एक साथ हमेशा के लिए रहते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।